नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मुझे कई मैसेजेस आ रहे थे कि मैं व्हाट्सएप पर कोई स्टेटस क्यों नहीं डालती, फ़ेसबुक पर कुछ लिखती क्यों नहीं हूँ या यूट्यूब पर कोई वीडियो क्यों नहीं डालती। तो असल में बात ये थी कि पिछला जो कुछ दिनों का समय था वो हमारी ज़िंदगी का, हमारे परिवार की ज़िंदगी का एक बुरा समय था। बेहतरीन बुरा अनुभव रहा था। जो चीज़ें हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ते थे या न्यूज़ चैनल्स पर देखते थे और इस लाइन में होने के कारण जो चीज़ें मैं भी पढ़ती रही हूँ, वो सारी चीज़ों में से कुछ चीज़ें हमारे साथ हुई थी। मेरे पापा कोविड पॉज़िटिव हुए थे, उन्हें घर में आइसोलेट किया गया था। 13 मई की रात उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगी। घर पर प्रोनिंग की एक्सरसाइज़ बताया गया था, डॉक्टर ने कहा था, वो हम करवा रहे थे। पर फिर भी तकरीबन 1 बजे हॉस्पिटल्स में फ़ोन करने हमने शुरू कर दिए। अ, पता लगाना शुरू कर दिया कि कहाँ पर जगह है, हम अपने पापा को लेकर जा सकें। 1 बजे से लेकर 3 बजे तक ना जाने कितने हॉस्पिटल्स को फ़ोन किए गए। कहीं पर बेड नहीं था, कहीं पर ऑक्सीजन नहीं थी और कई कोविड सेंटर जो बनाए गए हैं, वहाँ पर फ़ोन किए गए। वहाँ पर उन्होंने कहा हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है। अ, वो जो समय था वो अ, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। तकरीबन 3 सवा 3 बजे पापा की तबीयत बिगड़ने लगी। तो उस समय हमने सोचा कि अब अस्पताल हमें जाना चाहिए। तो हमने देर नहीं लगाई और थैंक्स टू माय फ्रेंड, क्योंकि हमारे घर में मुझे ड्राइविंग नहीं आती, दीदी को ड्राइविंग नहीं आती और उस समय घर पर हम तकरीबन सभी थे और मम्मी ठीक नहीं थे, वो भी घर पे अलग थे और भाई स्पेशल किड है और घर के एक और मेंबर जो है वो ठीक नहीं थे। तो कुछ मेंबर उस समय घर पर नहीं थे। तो इस सारी सिचुएशन में थैंक्स टू माय फ्रेंड कि जिसे ड्राइविंग आती थी और रात को 3:30 पौने 4 बजे हम अपने पापा को लेकर गाड़ी में चले गए। 4 बजे से लेकर 6 बजे तक हम हॉस्पिटलों के चक्कर लगाते रहे। अ, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, अ, इनकी एज ज़्यादा है, इस एज के लिए फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं है। एक फिर दूसरा हॉस्पिटल और इस इस समय में 4 बजे से लेकर 6 बजे के समय में मुझे नहीं याद कि हम लोगों ने कितने फ़ोन किए होंगे। किसी से ऑक्सीजन सिलेंडर तक माँगा, किसी से ये भी कहा जहाँ पर भी है हम अपने पेशेंट को ले आते हैं, वहाँ पर लगा दीजिए ऑक्सीजन। 6 बजे का समय था जब मैं बुरी तरह से टूट गई, मैं रोने लगी। मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने आप को इतना हेल्पलेस, इतना बेबस कभी फ़ील नहीं किया था और 6 बजे मैंने रोना शुरू कर दिया। अ, मेरे पापा मुझे समझा रहे थे कि रो मत और इसी बीच में एक हॉस्पिटल मिला जहाँ पर उन्हें पहले इमरजेंसी में लेकर गए, वहाँ पर उन्होंने कुछ चेकअप किए, उसके बाद उन्हें रिकवरी वार्ड में उन्होंने एक बेड था, वहाँ पर मेरे पापा को एडमिशन मिल गई। तो मैं आज ही रिपोर्ट से सारी देख रही थी कि तकरीबन 6:45 का समय था जब मेरे पापा को बेड मिला और तकरीबन हम 3:30 पौने 4 से लुधियाना की सड़कों पे अस्पतालों के चक्कर काट रहे थे। 5 दिन मेरे पापा हॉस्पिटल रहे हैं और वो 5 दिनों में शब्दों में कुछ भी बयान नहीं हो सकता। लोगों को टूटते हुए,
रोते हुए, लड़ते हुए सांसों के लिए, जिंदगी के लिए, सब कुछ देखा। बहुत सारी लाशें देखी। कई बार तो ऐसा होता था कि हॉस्पिटल के बाहर कोई घड़ा लेकर खड़ा होता था और कानों में रोने की आवाज़ें। वो चीज़ें अब भी जब याद करते हैं तो जो मुझे ट्रॉमा मिला है इन दिनों में, वो शायद मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाऊँगी। वहाँ पर पूरे प्रोटोकॉल्स के साथ हम अपने हॉस्पिटल में, उनकी ख़ास बात ये थी उस हॉस्पिटल की कि वहाँ पर हम मिलते थे अपने पापा से पूरे प्रोटोकॉल्स के साथ, पूरे प्रोटोकॉल्स के साथ। 2-2 मास्क भी पहनते थे हम। वहाँ पर हॉस्पिटल में जब हम रहते भी थे, आते जाते भी थे, तो 2-2 मास्क डालकर, ग्लव्स डालकर, और भी जो प्रोटोकॉल्स थे उन सबको फॉलो करके। वहाँ पर जो पेशेंट्स के परिवार थे, जैसे हम लोग 5 दिन मैं वहीं पर रही हूँ, जैसे हम लोग उन पेशेंट्स के जो परिवार के मेंबर थे, उनका वो एक दूसरे को हौसला दे रहे थे। मुझे याद है कि वहाँ पर एक वीर जी हमें मिले, वो हम हमेशा हमें कहते थे कि, क्योंकि हम थी, लड़कियाँ ही थी वहाँ पर, कि लड़कियों तुम लोगों अपने आप को अकेले मत समझना, हमारा साथ तुम्हारे साथ है, कभी भी ज़रूरत पड़े, दिन को रात को आईसीसीयू में मेरी वाइफ एडमिट है, कभी ज़रूरत पड़े वहाँ पर आ जाना। और वो हमेशा कहते होते थे कि ये जो लड़ाई है ना, वो दिमाग की लड़ाई है, ये जो लड़ाई है हौसले की लड़ाई है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता था कि वहाँ पर जब ऐसा माहौल होता था तो हम मेरे हाथ शिवर करने शुरू कर देते थे और मैं बहुत अपसेट हो जाती थी। जैसे कई बार मेडिसिन लेने आना तो डेड बॉडी को जाते हुए देखना, लोगों को रोते हुए देखना, तो मैं हमेशा ये कहती थी अपनी फ्रेंड को, मैं अपने पापा को ऐसे नहीं लेकर जाना चाहती। बहुत डर था वहाँ सबके मन में। और जैसे हमें एक वीर जी मिले, वहाँ पर एक दीदी थे, वो भी अपने पापा को लेकर आए थे। हम उनको जाकर कहते थे, वो मलेरकोटला से थे, कि अगर आपको कोई ज़रूरत हो हमें कहना, हम आपके साथ हैं, आप अकेले मत समझना। वहाँ पर एक आंटी जी थे, उनके मम्मी एडमिट थे और एक बार वो बहुत रो रहे थे, तो हमने उनको कहा सब ठीक हो जाएगा, तो वो कहते कि लाशें की लाशें ही बाहर आ रही हैं। वहाँ पर हम सबका एक परिवार बन गया था। हम एक दूसरे को हौसला दे रहे थे कि हमारे जो परिवार के सदस्य हैं वो ठीक होकर वापस आ जाएंगे। वहाँ यहाँ पर 2 चीज़ें मैं ज़रूर कहूँगी। पहली चीज़ तो ये कि इस सारे माहौल में जो पेशेंट होता है ना, उसके मन में सिर्फ एक बात चलती है कि पता नहीं अब मैं घर वापस जाऊँगा कि नहीं, मैं अपने परिवार के मेंबरों से मिलूँगा कि नहीं। और जो परिवार के सदस्य होते हैं वो हमेशा ही ये सोचते हैं कि हमारा परिवार का सदस्य ठीक होकर वापस आएगा ना, तो बहुत ज़रूरी है कि परिवार के सदस्यों से मिलाया जाए। क्योंकि आपके आसपास सारे कोविड पेशेंट होते हैं। कोई कोई जा रहा है इस दुनिया से, कोई नया आ रहा है। इस सारे माहौल में बहुत मुश्किल है अपने आप को मानसिक तौर पर स्टेबल रखना, पेशेंट के लिए भी और पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स के लिए भी। तो कम से कम जैसे हमें पूरे प्रोटोकॉल्स के साथ उन्होंने वहाँ पर हमें मिलने दिया जाता था, हम मिलते थे, हम उनकी देखभाल या हम उनसे बातचीत करते थे,
तो इससे पेशेंट को एक मॉरल सपोर्ट मिलती है। तो इसलिए होना चाहिए चीज़ के पूरे प्रोटोकॉल्स के साथ पेशेंट के साथ मिलने देना चाहिए। ये चीज़ उनकी मुझे बहुत अच्छी लगी। और दूसरी बात ये थी कि मैंने आज तक कभी नहीं सोचा था कि फ़ॉरेन जाना चाहिए। अगर कोई मुझसे कहता होता था तो मैं कहती ये अच्छा है, इतना अच्छा है, सब कुछ है यहाँ पर, सब कुछ है यहाँ पर, अगर आपके पास सब कुछ है तो फ़ॉरेन जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन जहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात आती है ना, जो इस बार सब कुछ जो अनुभव किया है, तब लगता है कि हाँ, जो लोग बाहर जाते हैं शायद इन्हीं फैसिलिटीज़ के कारण जाते हैं। क्योंकि बाहर की बहुत सारी वीडियोज़ हम देखते हैं, वहाँ पर डॉग, वहाँ पर उनको बचाने के लिए भी रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं, और जहाँ पर लोग मर रहे हैं और सरकार, प्रशासन और बहुत क्या मैं कहूँ कि क्या फैसिलिटीज़ हैं। कोई कंधे पर लाश लेकर जा रहा है, कोई ठेले पर लेकर जा रहा है, कहीं पर ऑक्सीजन नहीं है। और हाल ही में जो खबर हुई थी कि उसमें कहा कि ये तो बेड रिज़र्व हैं, और एक राजस्थान की बात है कि हॉस्पिटल के आईसीयू के बाहर ही एक बेटे की माताजी ने दम तोड़ दिया, क्योंकि उन्हें बेड था पर वो कोविड पेशेंट के लिए नहीं था। इस देश में हम रह रहे हैं जहाँ पर इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, मरते हैं तो लोग मरने दो। तो अभी पापा को हॉस्पिटल से छुट्टी मिली है, पहले से वो बेटर फील कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा डर बैठ चुका है ना, वो 5 दिनों में हमने जो देखा एक एक पल, क्योंकि 5 दिनों में हम दिन में सिर्फ 2-3 घंटे आते होते थे बाहर, नहीं तो हॉस्पिटल में ही रहते थे। हमने जो वहाँ पर देखा वो ज़िंदगी में हम कभी नहीं भूल पाएंगे। उससे शायद मुश्किल है बाहर निकलना। अभी 12:10 हो चुके हैं, नींद नहीं आ रही, नींद आती ही नहीं है। 1 बज जाते हैं, 2 बज जाते हैं, जब शरीर पूरा टूट जाता है, जवाब दे देते हिम्मत, फिर नींद आती है, क्योंकि वो सारी चीज़ें देखी हैं रह रह कर अभी भी डर लगता है। अभी भी पापा उस रूम में है, मैंने यहाँ पर लॉबी में अपने आप को रखा है, पापा उस रूम में है, तो रह रह कर तो वो ठीक है ना, अभी उठ कर कहेंगे तो नहीं कि मुझे कुछ हो रहा है। तो मेरी सच में एक बेनती है सभी सरकारों से कि इंसान को इंसान समझो। आप और कुछ नहीं दे सकते मत दो, पर कम से कम इस तरह से मरने मत दो। और यही दुआ हम करते हैं, वहाँ पर भी हम एक दूसरे को यही हौसला देते थे कि सब ठीक हो जाएगा, और यही दुआ करते हैं कि सब कुछ सच में जल्दी से ठीक हो जाए। शुक्रिया।